नमस्कार, कुंडली क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों संबंधी जानकारियां मिलती हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी-टेट, सुपर टेट, पुलिस, आरओ, एआरओ आदि। इस चैनल पे आपको संपूर्ण सिलेबस के साथ में पूरी क्लासेस मिलेंगी। तो आइए, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इतिहास की क्लास लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतिहास की क्लास। तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले हमने पाषाण काल को पूरा कंप्लीट किया है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो इससे पहले देखते हैं कि संसार में 4 प्रमुख सभ्यताएं प्रकाश में आई हैं। अब तक संसार में कितनी सभ्यताएं प्रकाश में आई हैं? केवल 4 प्रमुख सभ्यताएं प्रकाश में आई हैं। 4 प्रमुख सभ्यताएं, इसमें एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये दजला फ्रात नदी के किनारे पली बड़ी थी। कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही पली बड़ी हुई। तो ये दजला फ्रात नदी के किनारे पली बड़ी हुई। इसको यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी भी कहते हैं। वहीं एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता ये नील नदी के किनारे बसी। और तीसरी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी। चौथी है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ये होंगहो नदी के किनारे बसी। इस नदी के लिए पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, अगर लिपि की बात करी जाए तो लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, चित्राक्षर व चित्रात्मक। मतलब लिपि जो थी भावनाओं के आधार पर, जो भावना होती थी उस भावना के आधार पर लिपि हुआ करती थी। वही चित्राक्षर, चित्र बने हुए थे, चित्र के आधार पर ही वह लिपि को देखा गया है। और चित्रात्मक, चित्रात्मक मतलब चित्र बने होते हैं, चित्र के आधार पर हम कल्पना करते हैं कि ये चीज हुई है और ये चीज की गई है। जैसे आपने चित्रों, किताबों में चित्र देखे होंगे, चित्र के आधार पर हम कल्पना कर लेते हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है, ऐसे पूरी कहानी को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह की लिपि थी। और लिपि जो थी वह इस प्रकार की लिपि थी। ये देखिए, इस प्रकार की लिपि थी ये। तो इस प्रकार की लिपि, जिसमें याद रखिएगा कि पहली लाइन जो लिखी होती है वह दाएं से बाएं लिखी होती है। कैसे लिखी होती है? दाएं से बाएं। देखिए, यहां से शुरू हो रही है और इधर की तरफ जा रही है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। दूसरी लिपि लाइन जो होती थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखिए, पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी गई, दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी गई, फिर ये लाइन देखो, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। तो पूछा जाता है कि पहली लाइन किस ओर लिखी जाती थी? तो वो दाएं से बाएं, और सेकंड लाइन जो होती थी वो बाएं से दाएं होती थी। अब ये लिपि जो है, अब आप देखिए इस लिपि को, तो एक तरह से कैसा लग रहा है आपको देखने में? ये एक तरह से सर्पिलाकार लग रहा है। कैसा लग रहा है? सांप की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है ये? तो इसलिए इस लिपि के लिए हमने सर्पिलाकार भी कहा है। और आपने देखा कि इस लिपि को, ये अगर देखें, सर्पिलाकार भी है। और फिर जैसे गाय मूत्र करती है, तो गाय मूत्र करती है तो गाय का मूत्र का भी आकार जमीन पे ऐसे ही बन जाता है, इस तरह का आकार बन जाता है। तो इस लिपि के इसलिए गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक, चित्राक्षर और चित्रात्मक। लेकिन इसको सर्पिलाकार भी कहा जाता है क्योंकि सर्पिला सांप के आकार की है। और गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है क्योंकि ये गौ के मूत्र के आकार की है। इसको ब्रुस्टोफेडन भी कहते हैं, ब्रुस्टोफेडन लिपि भी कहते हैं इसके लिए। कहीं कहीं किताबों में आपके लिए ये ब्रुस्टोफेदन मिल जाएगा, कहीं कहीं ब्रुस्टोफेदम मिल जाएगा, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको ब्रुस्टोफेडन भी कहते हैं। अब इस लिपि को आज तक मैंने पढ़ा कि मैं बताया कि पढ़ा कैसे गया है, तो किसने पढ़ने का प्रयास किया है। तो नोट में मैं सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास बैडेन महोदय द्वारा किया गया था। ये सर्पिलाकार लिपि है, इसके दाएं से बाएं ओर पहली लाइन लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ओर सेकंड लाइन लिखी जाती थी। इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास जो किया था
वो किसने किया था? बैडेन महोदय ने किया था। और पहले भारतीय कौन है जिन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था? तो पहले भारतीय हैं नटवर झा। नटवर झा द्वारा इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ही लोग पढ़ने में कैसे रहे? असफल रहे। दोनों ही लोग इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। अब इस लिपि में कितने अक्षर हैं, कितने मूल चिन्ह हैं? तो इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं, जबकि 250 से लेकर के 400 के बीच में चित्राक्षर बने हुए हैं। इस लिपि में टोटल कितने मूल चिन्ह हैं? 64। और चित्राक्षर कितने हैं? 250 से 400 तक इसके अंदर चित्राक्षर बने हुए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। सैंदव सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहां से हमें ये सैंदव सभ्यता की लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा के कब्रिस्तान से। हड़प्पा के कब्रिस्तान से एच कब्रिस्तान जो प्राप्त हुआ है उससे लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से एक सूचना पत्र प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। तो उस सूचना पत्र पे भी कुछ लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी कोई सूचना पत्र है तो उसको कुछ ना कुछ तो लिखा जाता है। तो ऐसे ही धौलावीरा से सूचना पत्र प्राप्त हुआ था, उस पर भी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अन्य स्थानों से भी कुछ लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कुछ मोहरें प्राप्त हुई हमारे लिए, उनपे भी लिपि के साक्ष्य थे। कुछ मृदभांड प्राप्त हुए हमारे लिए, खुदाई में मृदभांड भी प्राप्त हुए, तो उनपे भी कुछ ऐसे भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी, तो उनसे भी हमारे लिए जानकारी प्राप्त होती है। तो अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत क्या है? कैसे प्रकाश में आती है ये सभ्यता? तो सर्वप्रथम पहले हम देखें कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन थे। चार्ल्स मैसन ने अपने उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था 1842 ईस्वी में। चार्ल्स मैसन ने पहले इस पे उनके प्रकाश में आई 1826 में, चार्ल्स मैसन के प्रकाश में आई, लेकिन उन्होंने इसको प्रकाशित पहले किया नहीं। और उनका एक लेख प्रकाशित होता है कब? 1842 ईस्वी में। तो उस लेख के द्वारा ये पता चला कि भारत में हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर होने का उल्लेख किया उन्होंने कहा था अपने लेख में कि भारत में एक हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर है। और ये उन्होंने किसमें किया था उजागर? इसका 1842 में प्रकाशित अपने लेख में किया था। लेकिन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को इस बात का ज्ञान हो गया था कि हड़प्पा नामक एक प्राचीनतम नगर है जो कि भारत में है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1834 ईस्वी में बर्नेस ने भारत में एक नदी के किनारे प्राचीनतम ध्वस्त किले होने की बात कही थी। तो 1834 में किसने कहा था? बर्नेस ने क्या कहा था कि भारत में नदी के किनारे एक प्राचीनतम ध्वस्त किला है, टूटा हुआ किला है। तो ये बात किसने कही थी? बर्नेस ने कही थी। कब कही थी? 1834 में। और 1851 व 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा किले का सर्वेक्षण किया। जब ये प्रकाश में आने लगी बात, तो उसके बाद में 1851 में व 1853 में एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने इस हड़प्पा किले का सर्वेक्षण किया। कब किया था? 1851 और 1853 ईस्वी में। और ये कनिंघम ने ही पहली बार इसका हड़प्पा का मानचित्र जारी किया था। पहली बार हड़प्पा का मानचित्र जारी किया कब? 1856 ईस्वी में, जब उन्होंने 1851 से 1853 के बीच में उन्होंने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद में पूरे हड़प्पा टीले का उन्होंने एक मानचित्र बनाया, मानचित्र बना करके जारी कर दिया। कब? 1856 ईस्वी में। और 1856 ईस्वी में ही कराची से लेकर के लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो उसी समय बटन बंधु के आदेशों पर यह काम चल रहा था रेलवे लाइन का। वो बटन बंधु थे, दो बटन भाई थे, एक जॉन बटन और एक विलियम बटन। इनके आदेश पर ही उस किले से कुछ ईंटें निकालने के लिए आदेश दिया गया।
कि आप वहां से कुछ ईंटें ले आइए, क्योंकि वो क्या चल रहा था, रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो जब वहां से ये कुछ ईंटें निकाली गई, तो इस प्रकार से जब बटन बंद में देखा तो ये तो कुछ अलंकृत तरीके से ईंटें हैं, तो उन्होंने इस तरह से ये सभ्यता जो है प्रकाश में आ गई। तो कब, कहां से काम चल रहा था, कराची से लेकर लाहौर तक काम चल रहा था। और कौन थे वो जॉन बटन बंधु, एक जॉन बटन थे और एक विलियम बटन थे। इनके आदेशों से ईंटें निकाली गई थी। क्या निकाला गया था, ईंटें निकाली गई थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सिंधु सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी में कुछ प्राथमिक अक्षर हैं ये, जो वहां से चित्रात्मक लिपि है। इस तरह से ये लिपि देखी गई है। देखिए, ये कुछ पहले मूल चिन्ह जिनको कहा गया है, वह मूल चिन्ह है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह की लिपि थी ये। ठीक, और देखिए, ये है आपकी सेंदम मोहर। ये सेंदम मोहर है, मोहर प्राप्त हुई है इस तरह की। ये देखिए, ये मोहर है, इस पे एक जानवर का चिन्ह है और ये लिपि लिखी हुई है इस पे। ये देखिए, मोहरों पे भी लिपि होती थी। ये पशुपतिनाथ की मोहर है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये पशुपतिनाथ की मोहर। इसमें ये कोई जानवर है, इनके बारे में बाद में बताएंगे, कितने जानवर हैं कितने नहीं। और ये यहाँ पे ये हिरन आपको दिखाई दे रहा है, किधर भी हिरन है। ये मतलब खुद खुदाई में टूट गई है, कुछ हिस्से ही टूटा हुआ है इसका। ये मोहर आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस पे कुछ लिपि है, यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं। पशुपतिनाथ, जिनको भगवान शिव के नाम से जाना गया है। ये देखिए, ये पशुपतिनाथ है। इनके आसपास ये कुछ जानवर हैं, बताएंगे इन जानवरों के बारे में। और ये लिपि लिखी गई है, ये मोहर है और पशुपतिनाथ के है। तो भगवान शिव माना गया है इनके लिए। ये देखिए, ये मोहर है। ये यहाँ पर ये लिपि लिखी गई है। ये दो मछली टाइप में है। कभी पूछा जाता है कि कौन सी मोहर में कौन कौन से जानवर थे, कितने जानवर थे, ये भी सब बताएंगे आपके लिए। ये देखिए मोहर, पशुपतिनाथ की मोहर है। ये इस तरह से पशुपतिनाथ, पशु के पति, मतलब पशु हैं आसपास। और हमारे शिव जी हैं, उनके आसपास भी पशु हैं, आपने देखा होगा। तो इनको क्या माना गया है, शिव। पशुपतिनाथ की मोहर है, यहाँ से खंडित हो गई है, कुछ मोहर खुदाई में टूट गई है। तो यहाँ एक हिरन है, इधर भी एक हिरन है इसके, जो खंडित हो गई है। ठीक, तो ए कनिंघम ने 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो कब विभाग की स्थापना हुई थी, 1861 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। किसके समय की थी, लॉर्ड कैनिंग के समय। किस चीज की स्थापना की थी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और इस विभाग का, इसीलिए इस विभाग का जनक जो है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कनिंघम को कहा जाता है।
भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक कनिंघम ने ही 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय पर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद 1881 ईस्वी में कनिंघम ने एक बार पुनः हड़प्पा टीलों का सर्वेक्षण किया। तो क्या हुआ? जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई, जिसके जनक कौन थे? एक कनिंघम थे। तो फिर पुनः एक बार 1881 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा टीलों का दोबारा से सर्वेक्षण किया, और जब सर्वेक्षण किया तो वहां से उन्होंने क्या पाया? कुछ मोहरें प्राप्त की। हड़प्पा से कुछ मोहरें प्राप्त की। 1899 से 1905 के बीच में लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय बनकर आए थे। कौन आया था? लॉर्ड कर्जन, बड़ा ही दुर्जन। लॉर्ड कर्जन बड़ा ही दुर्जन, बंगाल विभाजन किया था ना इसने। तो 1899 से 1805 के बीच में ये भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय बन करके आया। इसी लॉर्ड कर्जन के बीच में के समय पर 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग लॉर्ड कैनिंग के समय पर क्या है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है। केवल भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है, जिसके जनक कौन है? एक कनिंघम है। और लॉर्ड कर्जन के समय पर 1904 में किसकी स्थापना? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई है। और इसके माध्यम से भारत में प्राचीनतम जितने भी स्थल थे, प्राचीनतम जितने भी इमारतें थी, उनका संरक्षण किया गया और उनका सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया। इसके द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत में जितनी भी प्राचीनतम इमारतें थी, जितने भी प्राचीनतम स्थल थे, उन सबका संरक्षण किया गया और सर्वेक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया। इस भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक जो बने थे, प्रथम महानिदेशक कौन बने थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक बने थे। क्यों? क्योंकि इस समय तक एक कनिंघम की मृत्यु हो चुकी थी। एक कनिंघम की मृत्यु हो चुकी थी और जॉन मार्शल इसके प्रथम महानिदेशक बने। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जॉन मार्शल के निर्देशन में ही 1920-21 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक प्रथम नगर का उत्खनन किया और इस तरह से ये सभ्यता प्रकाश में आ गई। तो किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। कब? 1920-21 में। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस नगर का उत्खनन किया? सबसे पहले हड़प्पा नगर का क्या किया? उत्खनन किया। इससे क्या हुआ? ये सभ्यता प्रकाश में आई थी। अब इस सभ्यता ये सभ्यता तो प्रकाश में आ गई, हड़प्पा सभ्यता। इसके 3 नाम है। इस सभ्यता के हेतु 3 नाम दिए गए। तो कौन कौन से नाम दिए गए? पहला नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसका सबसे पहले नाम दिया। ये नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था सबसे पहले। ये 1931-32 ईस्वी के दौरान एक लंदन वीकली समाचार पत्र था और साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में यह नाम प्रकाशित हुआ था। कौन सा? सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल। यह नाम कब प्रकाशित हुआ? 1931-32 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था द लंदन वीकली, उसमें इसका नाम प्रकाशित हुआ। दूसरा नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम डॉक्टर रफी मुगल ने दिया था। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पली बड़ी थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और फिर उसके बाद में डॉक्टर रफीक मुगल ने ये नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो उन्होंने कहा कि ये सभ्यता सिंधु नदी के घाटी के किनारे है, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब तीसरा नाम है इसका हड़प्पा। हड़प्पा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला जो उत्खनित किया गया क्षेत्र था वह हड़प्पा था। मैंने बताया था 1920-21 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा।
तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा दिया गया और इसका यह वर्तमान नाम भी है। वर्तमान नाम क्या है इस सभ्यता का? हड़प्पा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपको से मुलाकात करेंगे। तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।